हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट। सो इंडिया के एनवायरनमेंट पे हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल। भाई इंडिया के पास बहुत ही सारे अबंडेंट यानी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल यानी बहुत अच्छी क्वालिटी है सॉइल की, जिस पे आसानी से फसल उगाई जा सकती है। हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज, भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी हर टाइप की रिवर्स हैं। लश ग्रीन फॉरेस्ट, बहुत सारे हरे हरे जंगल हैं। प्लेंटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, भाई बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे देश में। लैंड सरफेस से इधर मतलब है ज़मीन के नीचे। वास्ट स्ट्रेच ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन है हमारे पास। माउंटेन्स है हमारे पास। द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। हमारे पास ब्लैक सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू में, जिसमें कि हम कॉटन जो है अच्छे से उगा सकते हैं बहुत। लीडिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन, जिसकी वजह से हमारे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कॉटन से ही कपड़ा बनता है ना, और कपड़े से फिर आगे शर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें बनती हैं। द इंडो गैंगेटिक प्लेन स्प्रेड फ्रॉम द अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल। हमारे पास इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं जो कि कहाँ से कहाँ तक है, अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक हैं, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यानी ये ऐसी ज़मीन है जहाँ पे बहुत अच्छे से फसलें उग सकती हैं। इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छे से इन पे कल्टिवेशन हो सकती है। और साथ में हमारे देश की पॉपुलेशन भी जो है काफ़ी अच्छी है। इंडियाज़ फॉरेस्ट थ्रू unevenly distributed provide green cover for a majority of its population। भाई इंडिया के पास बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड से इधर मतलब है ऐसा नहीं है कि एक ही जगह बहुत बड़ा जंगल है, अलग अलग जगह काफ़ी सारी जगहों पे जंगल हैं, ठीक है, जिससे कि हमें काफ़ी ग्रीनरी मिलती है। हमारे देश की पॉपुलेशन को काफ़ी ग्रीनरी मिलती है, पेड़ पौधे मिलते हैं। एंड नेचुरल कवर फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि वाइल्ड लाइफ इधर है कि जो जानवर वगैरह यहाँ पे होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, उनको भी जो है एक घर बेसिकली मैं बोलूँगी कि मिला हुआ है। आगे देखो क्या लिखा है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर है हमारे पास, कोल है, नेचुरल गैस है जो कि हमारे देश में पाई जाती है। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आयरन ऑन रिजर्व। भाई इंडिया के पास हमारे पास वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में से 8% आयरन ओर हमारे देश में है। हमारे देश में बॉक्साइट है, कॉपर है, क्रोमेट है, डायमंड्स है, गोल्ड है, लेड है, लिग्नाइट है, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में पाई जाती है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स में, रीजन्स में। हाउ एवर द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ इन इंडिया डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इंडिया हैव रिजल्टेड इन द प्रेशर ऑन द फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज। डेवलपमेंटल एक्टिविटी से मतलब है जो हम अपने देश को डेवलप कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज का यूज़ करके डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि हम बहुत अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का। फाइनाइट यानी ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ख़त्म हो सकते हैं अगर इनका एक्सेसिव यूज़ किया जाएगा तो। बिसाइड्स क्रिएटिंग इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, और साथ में इससे क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ के साथ भी, हमारे वेलबींग के साथ भी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बट डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, मानिए बात, लेकिन अपने रिसोर्सेज को वेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी और एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। द थ्रेट टू इंडियाज़ एनवायरनमेंट पॉजेज और डिकोटॉमी। अब भाई इंडिया का जो एनवायरनमेंट है उसको दो तरीके से जो है थ्रेट है, नुकसान पहुंच रहा है। पहला है थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है पॉवर्टी की वजह से, क्योंकि भाई गरीब लोग होते हैं वो लकड़ी वकड़ी काट लेते हैं, सारी हरियाली ख़त्म कर लेते हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं, या फिर उस लकड़ी को काट के उससे चूल्हा वगैरह बना लेते हैं, उस पर पानी गर्म करेंगे, खाना बनाएंगे, है ना, हाँ, या हाथ सेकेंगे, जो भी है। गरीब आदमी बेचारा ऐसे ही करता है, वो गीज़र वगैरह तो अफोर्ड कर नहीं सकता है। एंड एट द सेम टाइम थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस। एंड अब दूसरा थ्रेट क्या है, हमें पोल्यूशन हो रहा है,
ठीक है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इनका धुआं वगैरह से पोल्यूशन फैल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। सबको पता है सांस लेने में कितनी तकलीफ़ होती है आजकल। वाटर कंटामिनेशन, पानी भी ख़राब होता जा रहा है, नदियों में वेस्ट छोड़ देते हैं, नदियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। सॉइल इरोजन, मिट्टी भी ख़राब हो रही है। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटे जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का मतलब है कि जो कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी जो है प्रजाति जो है बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब ऐसे जानवर पाए ही नहीं जाते हैं। जैसे अगर हम टाइगर की बात करें तो वो भी बहुत कम हो गए हैं गिनती में, ठीक है। ये जो है हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसे डील करने की ज़रूरत है। द प्रियोरिटी इश्यूज़, अब प्रियोरिटी इश्यूज़ मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको जो है प्रियोरिटी हमें देनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, वो है लैंड डिग्रेडेशन, यानी हमारी जो लैंड, हमारी जो मिट्टी ख़राब हो रही है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी अपने जो पेड़ पौधे वगैरह ये जो होते हैं ये सभी जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन होता जा रहा है विद स्पेशल रेफरेंस टू व्हीकुलर पोल्यूशन इन अर्बन सिटीज़, मतलब शहरों में व्हीकुलर से मतलब है इधर जो व्हीकल्स चलते हैं, कार वगैरह, बाइक वगैरह, इनसे बहुत पोल्यूशन फैल रहा है। मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर को हम अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, बहुत वेस्ट कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कहीं पे ज़मीन पे या नदियों में छोड़ रहे हैं। लैंड इन इंडिया सफ़र्स फ्रॉम वेरिंग डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन। अब भाई इंडिया में जो लैंड है वो अलग अलग टाइप से उसमें जो है प्रॉब्लम हो रही है, ख़राब हो रहा है। वेरिंग डिग्री मतलब अलग अलग लेवल का, कहीं बहुत ज़्यादा तो कहीं बहुत कम, ठीक है, डिग्रेडेशन हो रहा है। मेनली फ्रॉम द अनस्टेबल यूज़ एंड इनअप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, भाई अच्छे से उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छे से फॉलो नहीं करें, यानी हम जो वेस्ट वगैरह है उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीट करके नहीं फेंक रहे हैं, ऐसे ही डायरेक्ट लैंड पे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, अब कुछ चीज़ें हैं बताई है जिनसे कि लैंड डिग्रेड होता है, यानी लैंड हमारा जो मिट्टी है वो ख़राब हो रही है। जैसे कि लॉस ऑफ वेजिटेशन ऑकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, भाई वेजिटेशन यानी ये जो पेड़ों वेड़ों जो है ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल ख़त्म कर रहे हैं। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड, यानी हम जो है लकड़ियाँ काट रहे हैं। फ्यूल वुड यानी जो अपने घर में चूल्हे वूल्हे के लिए गरीब आदमी लकड़ी का चूल्हा बना लेते हैं ना, मतलब लकड़ी जला के पानी वानी गर्म करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। फॉडर एक्सट्रैक्शन, यानी चारा वारा जो होता है, सूखी घास वगैरह ये सब जानवरों को डाल देते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी जो हम कल्टीवेशन शिफ्ट करने का इधर मतलब क्या था, भाई एक जगह पे खेती बाड़ी करी, फसल उगाई, इस जगह को छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पे चले गए, ऐसे बार बार शिफ्ट हो रहे हैं हम। एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड्स, हम जो है फॉरेस्ट लैंड का मतलब है जो जंगल है, हम उनके अंदर ज़बरदस्ती उनको काट काट के घुस रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, वहाँ पे घर बना रहे हैं। फॉरेस्ट फायर, जैसे कि जंगलों में आग लग जाए, या ओवर ग्रेजिंग यानी जानवर हद से ज़्यादा घास वगैरह चढ़ दें, तो वो भाई घास चढ़ गई तो चली गई, पेट में ही चली गई वो बेचारे जानवरों के, है ना। नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स, अच्छे से जो है हम सॉयल को जो है ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बचा के नहीं रख रहे हैं। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन अच्छा नहीं है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है हम जैसे कि एक लैंड है उस पर कोई फसल उगाते हैं, फिर उसमें कभी कोई फसल उगा ली, कभी कोई फसल उगा ली, ऐसे चेंज करते रहते हैं बार बार, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, तो ये प्रोसेस अच्छा फॉलो नहीं हो रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, यानी बढ़िया से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, क्योंकि अगर इनका बहुत एक्सेसिव यानी ज़्यादा यूज़ होता है कीटनाशक का, तो इससे इनमें बहुत केमिकल्स होते हैं जिससे मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरीगेशन सिस्टम, यानी इसमें क्या हो रहा है कि हम जो है इरीगेशन सिस्टम अच्छा नहीं कर रहे हैं, यानी अगर टाइम पे पानी ना दिया जाए या हद से ज़्यादा पानी दिया जाए, चाहे कम पानी दिया जाए, कुछ भी अगर ऐसा हम करते हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लैंड में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सूखा पड़ जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी और मिट्टी हमेशा गीली रहेगी तो वो ख़राब हो जाएगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर को हम कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। रिचार्ज कैपेसिटी का मतलब है जितना ग्राउंड वाटर ज़मीन में वापस भर नहीं पाता है उससे ज़्यादा तो हम उसको निकाल लेते हैं।
ओपन एक्सेस रिसोर्स, यानी बहुत एक्सेस का मतलब है कि कोई भी रिसोर्स को यूज़ कर सकता है, ओपन मतलब कोई भी, ठीक है। तो पब्लिकली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि कोई कहीं से कोई पेड़ काट ले, कोई नदी में से पानी निकाल दे, कोई गवर्नमेंट खड़ी थोड़ा ना है वहाँ पे कि नहीं ये पेड़ नहीं काटना है, ये फ्रूट नहीं तोड़ना है, या ये जंगल में इसमें से पानी मत निकालो नदी में से, ऐसे कोई बैठा थोड़ा है कोई गवर्नमेंट का बंदा। तो भाई रिसोर्सेज ओपन है, जो मर्जी जैसे मर्जी यूज़ करें। पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल, जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर अच्छे से भाई पैसा भी नहीं लगा पाते हैं वो अपनी ज़मीन को ठीक करने के लिए, खाद वगैरह के लिए। इंडिया सपोर्ट्स approximately 17% of the world's human and 20% of livestock population on a mere 2.5% of the world's geographical area। इतना वैसे ये डाटा जो है इतना यूज़ में आपके आएगा नहीं, बस ये यही बताया हुआ है कि इंडिया जो है इतना लोगों को जो है सपोर्ट करती है, बट प्रेशर इंडिया पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन इसको इतनी वैल्यूज़ को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में ये आएगा नहीं। द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लाइफ स्टॉक। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, एक ज़मीन पे जितने लोग रहने चाहिए उससे ज़्यादा रह रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा टुकड़ा है, एक घर लगा लो, उसमें 5 बंदे रह सकते हैं, लेकिन 5 की जगह 20 बंदे रह रहे हैं, तो वो हो जाएगा हाई डेंसिटी, मतलब एक जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। एंड लाइफ स्टॉक यानी ज़रूरत से ज़्यादा जानवर हैं। द कम्पीटिंग यूजेस ऑफ लैंड फॉर फॉरेस्ट्री, तो इसकी वजह से जो है उसका यूज़ भी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का, एग्रीकल्चर, पास्चर्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंडस्ट्रीज़, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। जाहिर सी बात है, सपोज़ अपने पास 10 गायें हैं, ठीक है, और 20-25 लोग हैं, आराम से उसका दूध सपोज़ पी लेते हैं। लेकिन ना भी 10 गाय के ऊपर 500 लोग आ जाएंगे तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा बेचारी गाय पे भी। वो सोचेगी अरे मैं इतने लोगों का पेट कैसे भरूंगी, इतने लोगों को कैसे दूध दूंगी, है ना। तो रिसोर्सेज जब कम होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आगे देखो क्या लिखा है, द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज़ ओनली 0.06 हेक्टेयर अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 0.47 हेक्टेयर टू मीट द बेसिक नीड्स। पर कैपिटा फॉरेस्ट से इधर मतलब है हर एक बंदे के लिए जितना फॉरेस्ट अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इतना फॉरेस्ट अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में कितना अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है। तो हमारी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए जितना फॉरेस्ट अवेलेबल होना चाहिए उतना हमारे पास नहीं है, रिजल्टिंग इन एन एक्सेस फेलिंग ऑफ अबाउट 15 मिलियन क्यूबिक मीटर फॉरेस्ट ओवर द परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट यानी इतनी परमिशन नहीं है, उससे ज़्यादा तो पेड़ कटते ही जा रहे हैं हमारे देश में। Estimates of soil erosion show that soil is being eroded at the rate of, ये जो डाटा है ना ये भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अब भाई जो अपनी सॉइल इरोजन है, यानी जो सॉइल जो है ख़राब होती जा रही है अपनी, वो किस रेट से हो रही है, 5.3 बिलियन टन से ईयर, मतलब एक साल में इतनी लैंड जो है वो ख़राब हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कंट्री लॉसेस इतना मिलियन टन ऑफ नाइट्रोजन, इतना मिलियन टन ऑफ फॉस्फोरस और इतना मिलियन टन ऑफ पोटेशियम एवरी ईयर। ये भी डाटा कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव है, कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इसमें ये लिखा है कि इतना सब कुछ हमें चाहिए होता है इस सॉइल को ट्रीट करने के लिए, इतना डिटेल में आपको घुस के नहीं पूछेंगे। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस ड्यू टू द इरोजन ईच रेंज। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि हमने जितने न्यूट्रिएंट्स खोए हैं इरोजन की वजह से वो इतनी हैं, ठीक है। फिर बता रही हूँ कि ये वैल्यू जो है इतनी डिटेल में आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी। आगे देखो क्या लिखा है, इन इंडिया एयर पॉल्यूशन इज़ वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज़ वेयर व्हीकल्स आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो एयर पोल्यूशन जो है अर्बन एरियाज़ यानी शहरों में बहुत ज़्यादा है, और व्हीकल्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, यानी मेन पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, व्हीकल्स की वजह से हो रहा है, ये जो कार वगैरह हो गई है। एंड इन few other areas which have a high concentration of industries, या और भी कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री है या थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन एरियाज़ में जो है पोल्यूशन ज़्यादा है।
vehicular emissions are of particular concern since these are ground level sources. vehicular emissions का मतलब है जो व्हीकल से धुआं वगैरह निकलता है वो हमारा बहुत ज़्यादा कंसर्न करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल सोर्सेज हैं, यानी बिल्कुल ज़मीन पे ही होता है ये धुआं, और ये धुआं डायरेक्ट हमारी सांसों में जाता है, तुरंत गाड़ी से निकला और फटाक हमारे नाक से या सांस में, फेफड़ों में, ठीक है। तो दस हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन द जनरल पॉपुलेशन, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी पॉपुलेशन पे। द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स हैज़ इंक्रीज्ड। भाई अगर हम मोटर व्हीकल्स यानी कार वगैरह की बात करें तो 1951 में ये 3 लाख थी, लेकिन 2019 में ये 30 करोड़ हो गई। भाई देख लो कितनी कारें खरीद रखी है तुम लोगों ने। इन 2016 पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, तो पर्सनल ट्रांसपोर्ट यानी जो हम जैसे नॉर्मल लोग जो पर्सनली अपने यूज़ के लिए ख़रीदते हैं, 2 व्हीलर का मतलब है जैसे कि बाइक हो गई, स्कूटी हो गई या और कार हो गई 4 व्हीलर, तो ये जो है लगभग 85% हैं जितने भी व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, जितने भी व्हीकल्स अभी तक बिके हैं उसमें से 85% जो है वो पर्सनल व्हीकल्स हैं, ठीक है। और बाकी 15% क्या हो गए जो कमर्शियल हो गए, जैसे ये ट्रक वगैरह हो गए, है ना, इनका कमर्शियल यूज़ होता है। बाकी पर्सनल ये हो गए 85%। और ये जो है बहुत ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, हम लोगों की गाड़ियाँ ही हैं जो पोल्यूशन फैला रही हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इन द वर्ल्ड। भाई जो इंडिया है वो 10 टॉप देशों में हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। बट दिस स्टेटस हैज़ ब्रॉट विद एन अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन ये जो हमें स्टेटस मिला है टॉप 10 में आने का, इसकी वजह से बहुत सारे हमें कॉन्सिक्वेंसेस मिले हैं। अनवांटेड यानी जो हम नहीं चाहते थे फिर भी, अनएंटिसिपेटेड यानी हमने एक्सपेक्ट नहीं करे थे फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसे अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, भाई अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ गया, गांव ख़त्म होते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सड़कों पे यार ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा है तो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं हो ही जाता है। द CPCB सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है यहाँ पे, ये हैज़ आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज एज सिग्निफिकेंटली पोल्यूटिंग। सो इस बोर्ड ने क्या बोला है, 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। द पॉइंट हाईलाइट्स अ चैलेंजेस टू India's environment. The various measures adopted by the Ministry of Environment and the central and state pollution control boards may not yield rewards unless। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो, लेकिन ये तब तक जो है रिजल्ट नहीं लेके आएंगे जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे, हम खुद से अपनी तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं चलेंगे। यानी हम पर्सनली अपने अंदर ये जब तक सोच नहीं बिठाएंगे कि हमें कुछ करना है अपने देश के लिए, हमें पोल्यूशन नहीं फैलाना है, ठीक है। द कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन अलोन कैन मेक डेवलपमेंट लास्ट फॉर एवर। भाई इसलिए जो है हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है ताकि जनरेशन की जो आगे की है उनके लिए भी डेवलपमेंट होती रहे। डेवलपमेंट टू एनहांस आवर करंट लिविंग स्टाइल्स विदाउट कंसर्न फॉर पोस्टेरिटी। यहाँ पे क्या लिखना है, करंट लिविंग स्टाइल बढ़ाओ, भाई अभी जो लिविंग स्टाइल है उसमें डेवलपमेंट लेके आओ, लेकिन पोस्टेरिटी के अंदर मतलब है जो फ्यूचर जनरेशन है बेसिकली उसकी बात हो रही है, भाई उसके बारे में भी सोचो, क्योंकि इससे क्या होगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे एंड डिग्रेड एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट भी की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, चाहे वो एयर की हो चाहे वाटर की हो, एट अ पेस दैट इज़ बाउंड टू रिजल्ट इन बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। जिससे हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाएगा। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों आएगा, क्योंकि हम सब कुछ जो है रिसोर्सेज ख़त्म कर चुके होंगे, डैमेज कर चुके होंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आएगा, भाई इकॉनमी भी डूब जाएगी, जब अपने पास रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे तो हम खुद ही सारे डूब जाएंगे, ठीक है। सेट वीडियो खत्म।